नर्वस सिस्टम। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था ह्यूमन का, और ह्यूमन और फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक प्लान तो वही है। जैसे नर्वस सिस्टम में 3 डिवीजन है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। तो फ्रॉग में भी ये 3 डिवीजन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जैसा ह्यूमन में भी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से लगा है, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से, ये पेयर्ड पेरिफेरल नर्व्स है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो लगभग वैसा ही है, में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीएनएस में कि 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सीएनएस के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं। याद होगा हम लोग ह्यूमन में डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन के सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, उसके बाहर 3 मेनिंजेस होते हैं, 3 कवर होता है। सबसे बाहर की ओर डूरा मैटर, जो व्हाइट फाइबर का बना है, टफ है। और अंदर वाला इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है पाया मैटर, और बीच में एक मेम्ब्रेन है अरेक्नोइड। तो डिफरेंस यही है कि फ्रॉग के सीएनएस के चारों तरफ, द सीएनएस ऑफ फ्रॉग मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग इज covered or surrounded by 2 meninges. Meninges are the membranes which protect and surround the CNS. तो 2 meninges हैं, सबसे बाहर डूरा मैटर और सबसे अंदर का पाया मैटर। अरेक्नोइड मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में अरेक्नोइड नहीं होता है, 2 ही मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाला मेम्ब्रेन कहलाता है डूरा मैटर, और अंदर का मेम्ब्रेन कहलाता है पाया मैटर। तो अब ब्रेन, जब हम लोग ह्यूमन का डिस्कस कर रहे थे तो याद होगा, कहा था कि ब्रेन में 3 डिवीजन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसको प्रोसेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं। मिड ब्रेन के लिए टर्म है मेसेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन के लिए रोम्बेंसेफेलॉन। तो यहाँ भी वैसा ही है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया है, दोनों फ्रॉग के ब्रेन का है। ये डॉर्सल साइड का है, डॉर्सल व्यू है, और ये वेंट्रल व्यू। जैसे डॉर्सल व्यू और फिर उलट करके पीछे से दिखा रही है वेंट्रल व्यू। तो ह्यूमन ब्रेन में भी याद होगा, हम लोगों ने कहा था कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट होता है। सबसे आगे होता है ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा बीच का पार्ट है सेरेब्रम, और फोर ब्रेन के पीछे का हिस्सा है डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में फिर 2 पार्ट है, आगे वाला हिस्सा सेरेबेलम और पीछे का मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी ओवरऑल यहाँ पे जो डिवीजन है उसमें सबसे आगे का हिस्सा ऑल्फैक्टरी लोब, फिर उसके बाद सेरेब्रम, फिर उसके नीचे डायनसेफेलॉन। ये 3 हो गया फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होता है, और हाइंड ब्रेन में आगे का हिस्सा सेरेबेलम और पीछे का मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये याद होगा आपको, ह्यूमन ब्रेन में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सेरेब्रम इज वेरी लार्ज। ह्यूमन का सेरेब्रम काफी बड़ा होता है, लगभग 2/3 होता है पूरे ब्रेन का। सेरेब्रम इज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द ब्रेन। और बताया था कि आगे की ओर बढ़कर वो कवर कर लेगा ऑल्फैक्टरी लोब को, और पीछे की ओर ये कवर कर लेता है डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, सेरेबेलम एंड मेजर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉग के ब्रेन में भी सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये ओनली 1/3 है, 1/3 हिस्सा है पूरे ब्रेन का। हम लोगों में 2/3 हिस्सा है, और फ्रॉग में सिर्फ 1/3 हिस्सा है। यानी फ्रॉग का सेरेब्रम उतना बड़ा नहीं है जितना ह्यूमन में होता है। अब इस डॉर्सल व्यू को पहले देखें। डॉर्सल व्यू में ब्रेन इज बायलैटरली सिमेट्रिकल,
यानी इसको बीचों बीच आप चाहिए तो दो भाग में बांट सकते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब है कि विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल मिरर इमेज हाफ्स, यानी बीचों बीच आप डिवाइड कर दीजिए और दोनों हिस्सा एक दूसरे का प्रतिबिंब के जैसा हो, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल हो। तो अगर आप इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये दो लैटरल हाफ में बढ़ जाएगा, राइट और लेफ्ट, और ये दोनों लैटरल हाफ बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, तो बिल्कुल एक दूसरे के जैसा होगा। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में सबसे पहले देखें, ये पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। बट मामला है कि बोथ ऑल्फैक्टरी लोब्स वन पेयर है, इसको राइनेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर कॉल्ड राइनेनसेफेलॉन, और ऑल्फैक्टरी लोब वन पेयर है, एक राइट और एक लेफ्ट, बट दीज टू ऑल्फैक्टरी लोब्स आर कंप्लीटली फ्यूज टुगेदर, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर गया है, इसलिए आपको लगता है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, जबकि ये दो पार्ट है, ये राइट हिस्सा है और ये लेफ्ट है, बट बोथ आर फ्यूज टुगेदर। बट you can differentiate these olfactory lobes from each other by a median fissure। आप ऊपर की ओर देखिएगा, यहाँ पे एक खांच है, एक यहाँ भी है, वेंट्रल व्यू में भी बनाया है खांच है, इसको लिए लिखा है एंटेरियर फिशर। ये बीचों बीच एक खांच है, इसके कारण मालूम होता है ये ऑल्फैक्टरी लोब राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का। और ऑल्फैक्टरी लोब से लगा होता है ऑल्फैक्टरी नर्व, और ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर कनेक्टेड टू द olfactoreceptor नीटेरियल मेम्ब्रेन, जो सेंसरी एपिथेलियम है प्रेजेंट इन द नोज, जैसे हम लोगों में होता है। तो फ्रॉग के नेजल पैसेज के अंदर भी सेंसरी एपिथेलियम है और उससे कनेक्टेड है ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो फर्स्ट पेयर क्रैनियल नर्व है। तो जब भी कोई एयर पास करेगा फ्रॉग के भी नेजल पैसेज से, उसमें कोई भी गंध होगा, स्मेल होगा, तो उसको मालूम हो जाएगा। तो इस ऑल्फैक्टरी लोब का काम होता है ऑल्फैक्शन यानी डिटेक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल को पहचानता है। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ये कनेक्टेड होता है सेंसरी एपिथेलियम, जिसको ऑल्फैक्टोरिसेप्टर कहते हैं, प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो इसका काम है ऑल्फैक्शन। अब ऑल्फैक्टरी लोब के नीचे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस वन, इट इज द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, पूरे ब्रेन का 1/3 हिस्सा है। हम लोगों में 2/3 है, यहाँ 1/3, फिर भी 1/3 भी है तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ। और सेरेब्रम इज ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी सेरेब्रम भी दो इक्वल हाफ में बटा हुआ है। एंड यू कैन डिफरेंशिएट दीज टू लैटरल हाफ्स, जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, तो इसको बीच से बांट देंगे तो दोनों लैटरल साइड्स को कहेंगे हेमिस्फीयर, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो आप पहचान सकते हैं इन दोनों राइट और लेफ्ट को एक दूसरे से अलग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। यहाँ लिखा है डॉर्सल साइड में डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर। फ्रॉग के सेरेब्रम के डॉर्सल साइड में बीचों बीच लंबाई में एक वर्टिकल खांच है, जिसको डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मीडियन फिशर कह रहे हैं। इसके कारण ये सेरेब्रम दो भाग में बटा नजर आ रहा है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो स्पेस है, वेंट्रिकल है, पढ़ा था हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के अंदर जो स्पेसेज होते हैं, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, एंड ऑल दीज वेंट्रिकल्स आर लाइंड बाय ciliated cuboidal epithelium which is called ependyma and are filled with the CSF, cerebrospinal fluid। तो यहाँ भी फ्रॉग के ब्रेन में भी वेंट्रिकल है। ये जो दो ऑल्फैक्टरी लोब देखते हैं, इसमें एक एक वेंट्रिकल है जिसको ऑल्फैक्टोसील कहते हैं। यानी इसके अंदर का जो स्पेस है, ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर जो स्पेस है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टोसील या राइनोसील भी कहते हैं, ऑल्फैक्टोसील और राइनोसील। और उससे लगा हुआ
ये लैटरल साइड में एक एक लैटरल वेंट्रिकल होता है, इसको लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो वन पेयर ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, वन इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम लोगों में सेरेब्रम का काम होता है इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रॉग में तो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत भी जो उसको समझ है, समझदारी है, या वो कुछ जो भी सोचता है या प्लान करता है, तो दैट इज ड्यू टू द सेरेब्रम। इसके अलावा जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जितने भी ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे फ्रॉग जंप करता है, शिकार पकड़ता है, इस तरह का जो भी काम है जो इच्छा के अधीन है, दे आर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम हम लोगों के जितना विकसित नहीं है। हम लोगों में तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, मेमोरी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीच, हियरिंग, विजन, सब कुछ देखता है। फ्रॉग में भी ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग भी में भी मदद करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और थोड़ा बहुत जो रीजनिंग, मेमोरी जो कुछ भी है वो ड्यू टू द सेरेब्रम, बट इट इज नॉट एज डेवलप्ड एज इन केस ऑफ मैमल और ह्यूमन। तो खैर ये सेरेब्रम है। अब यहाँ पे अगर वेंट्रल साइड में देखिए, ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में भी ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है राइट और लेफ्ट, और नीचे ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, दिस इज द सेरेब्रम, ये पूरा सेरेब्रम है। अब सेरेब्रम में ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दोनों ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट्स है, नर्व बंडल है, नर्व का बंडल है जिसका नाम है कॉर्पस स्ट्रिएटम। अगर एक को कहिएगा तो कॉर्पस स्ट्रिएटम, प्लूरल होता है कॉर्पोरा स्ट्रियाटा। तो अगर दोनों की बात करेंगे तो कॉर्पोरा स्ट्रियाटा, एक को कहेंगे तो कॉर्पस स्ट्रिएटम। तो the corpus striatum are the nerve tracts or nerve bundles present on the ventral side of the each cerebral hemisphere। आप देखिएगा डॉर्सल साइड में ये नहीं है, यह corpora striata these are absent in the dorsal side, but they are present in the ventral side, ventral side में। और याद होगा हम लोगों ने ह्यूमन में कहा था कमिश्योर होता है, एंटेरियर कमिश्योर का काम होता है, दोनों कॉर्पोरा स्ट्रियाटा, हम लोगों में भी कॉर्पोरा स्ट्रियाटा है सेरेब्रम में, और दोनों कनेक्टेड होता है बाय एंटेरियर कमिश्योर। तो यहाँ भी बोथ द कॉर्पोरा स्ट्रियाटा कनेक्टेड टुगेदर बाय दिस कमिश्योर, जिसको एंटेरियर कमिश्योर कहते हैं। अब देखिए सेरेब्रम पीछे की ओर कवर कर लेता है डायनसेफेलॉन को। डॉर्सल साइड में सेरेब्रम पीछे की ओर बढ़कर डॉर्सल साइड में डायनसेफेलॉन को कवर कर लेता है, यानी डॉर्सल साइड से आप देखिएगा तो डायनसेफेलॉन इज नॉट विजिबल, डायनसेफेलॉन दिखेगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा डायनसेफेलॉन दिखा दिया है। ये डॉर्सल साइड का, यहाँ पे ये पीनियल स्टॉक है और इससे लगा हुआ ये पीनियल ग्लैंड है, जैसे हम लोगों में भी होता है। और पीनियल ग्लैंड याद होगा कहा था बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, which is antagonistic to the MSH and it is also anti-gonadal hormone, gonadal activity को रोकता है। तो ये pineal gland frog में भी है। तो pineal gland present है dorsal side में डायनसेफेलॉन का, and it is connected to the epithalamus by the stalk, pineal stalk। ventral side में अगर देखिएगा तो डायनसेफेलॉन विजिबल है, ये क्लियरली विजिबल है। ये जो एरिया है पूरा तो कहते हैं डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन में आप देखिएगा द टू ऑप्टिक नर्व्स, एक राइट साइड के आई से आ रहा है और एक लेफ्ट से, बोथ द ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस ओवर ईच अदर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के वेंट्रल साइड में राइट और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करता है, and this crossing is called optic chiasma, इसको ऑप्टिक chiasma कहते हैं। और ठीक यहीं पे ये इन्फंडिबुलम से लगा होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो डॉर्सल साइड में होता है पीनियल ग्लैंड, डायनसेफेलॉन के डॉर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड,
इसलिए पीनियल ग्लैंड को कहते हैं इपिफाइसिस सेरेब्राई, और वेंट्रल साइड में होता है पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे और पीनियल इपिफाइसिस यानी डायंसेफेलॉन के ऊपर, और ये हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी नीचे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखिए ये मिड ब्रेन है, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन। तो डॉर्सल साइड में आपको मिड ब्रेन इसलिए नहीं दिख रहा है कि डॉर्सल साइड में वन पेयर ऑफ लार्ज oval and vacuolated optic lobes which are called corpora bisemina। याद होगा हम लोगों ने कहा था कि ह्यूमन में ऑप्टिक लोब्स 4 होते हैं, 2 pairs of optic lobes which are called corpora quadrigemina। corpora quadrigemina, इसमें फर्स्ट पेयर कहा था विजुअल फंक्शन है, सेकंड पेयर ऑडिटरी फंक्शन। लेकिन फ्रॉग में एक ही पेयर ऑप्टिक लोब्स है, ह्यूमन में 4 पेयर है, 2 पेयर है, और ये स्मॉल होता है, राउंड होता है, सॉलिड होता है, यानी इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। फ्रॉग में ऑप्टिक लोब्स बड़ा है, लार्ज है, ओवल शेप है और वैक्यूलेटेड है, यानी उसके अंदर स्पेस है, इसको ऑप्टोसील कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 2 ऑप्टिक लोब्स हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, और ये प्रेजेंट है ऑन द डॉर्सल एंड लैटरल साइड्स ऑफ द ब्रेन, डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द ब्रेन। आप वेंट्रल व्यू में देखिएगा तो ऑप्टिक लोब का सिर्फ ये वाला हिस्सा बाहर वाला दिखेगा, और ये पार्ट हो गया मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में लैटरल साइड में आपको ऑप्टिक लोब दिख रहा है, जबकि डॉर्सल साइड में पूरा दिख रहा है, ऑप्टिक लोब ही दिख रहा है दोनों। ऑप्टिक लोब का काम है विजुअल फंक्शन, विजन में मदद करना। और इस मिड ब्रेन में आप देखिएगा 1 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट, यहाँ भी 1 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट है, और इसको कहते हैं क्रूरा सेरेब्राई। सिंगुलर को कहेंगे ट्रस सेरेब्रम और प्लूरल कहलाएगा क्रूरा सेरेब्राई। तो ये आप 1 पेयर क्रूरा सेरेब्राई देख रहे हैं। आगे की ओर ये कनेक्टेड होता है अपने साइड के कॉर्पस स्ट्रिएटम से, और ये इंपल्स के पैसेज में मदद करता है। तो मिड ब्रेन हम लोग कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन ब्रेन में होता है सेरेब्रम, बट एम्फीबिया में कोई एक पार्ट इतना डेवलप नहीं है जैसा ह्यूमन का सेरेब्रम है। तो एम्फीबियन ब्रेन को कभी कभी रिफ्लेक्स ब्रेन भी कहते हैं। रिफ्लेक्स ब्रेन इसलिए कहते हैं कि जो इंपल्स जिस पार्ट में जो ब्रेन का जो हिस्सा सेंसरी इंपल्स रिसीव करता है, वही हिस्सा वहीं से मोटर इंपल्स को भेज देता है। हम लोगों में क्या होता है कि ब्रेन में कहीं भी सेंसरी इंपल्स जाएगा तो अल्टीमेटली इट विल इंटर इनटू द सेरेब्रम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सेरेब्रम हर फंक्शन में इन्वॉल्व है हम लोगों में। इसलिए क्वेश्चन आता भी है कि अगर ह्यूमन या मैमलियन ब्रेन से सेरेब्रम को डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, तो वो मैमल या ह्यूमन सरवाइव नहीं करेगा, बिकॉज वो लगभग हर फंक्शन में वो इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कहीं से कोई भी इंपल्स आएगा तो वो सेरेब्रम में जाना ही जाना है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है। फ्रॉग में मान लीजिए कि कोई इंपल्स यहाँ आया तो यहीं से मोटर इंपल्स चला जाएगा। कोई इंपल्स ये सेरेबेलम रिसीव किया है सेंसरी इंपल्स, तो यहीं से मोटर इंपल्स को भेज देगा। तो ये ऐसा चीज हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये फ्रॉग के ब्रेन को कभी कभी रिफ्लेक्स ब्रेन भी कहते हैं, और इसलिए बिकॉज देयर इज नो सिंगल इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन ऑल द फंक्शंस। इसलिए अगर पूछा जाए, इस पर क्वेश्चन आया भी है, और फिर अगर पूछा जाए कि अगर फ्रॉग के सेरेब्रम को डैमेज कर दें, if the cerebrum of the frog is damaged then what will happen, तो आंसर कुछ भी होगा, लेकिन फ्रॉग का तुरंत ये आंसर में ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि वो ठीक से मूव नहीं कर पाए, खाना नहीं खा पाए, विजन में प्रॉब्लम हो, बट डेथ नहीं होगा, इट विल नॉट डाई इमीडिएटली। लेकिन अगर मैमल के सेरेब्रम को डैमेज कर देंगे तो डेथ हो जाएगा। तो मिड ब्रेन का काम होता है रिले सेंटर। अगर आप ऐसा ही कोई पूछेगा ही कि नहीं, आपको बताना ही होगा कि फ्रॉग के ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तब हम लोग कहेंगे मिड ब्रेन।
सेरेब्रम नहीं कहेंगे, मिड ब्रेन कहेंगे। इसलिए कि मिड ब्रेन एक्ट्स एज रिले सेंटर। रिले सेंटर कहने का मतलब है कि कोई भी इंपल्स अगर फोर ब्रेन से आएगा मिड हाइंड ब्रेन में, तो ये पास करेगा मिड ब्रेन से, इसी पूरा सेरेब्राई से पास करेगा। या हाइंड ब्रेन से कोई इंपल्स आएगा फोर ब्रेन में, तो ये भी पास करेगा मिड ब्रेन से। तो ये रिले सेंटर का काम करता है, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच इंपल्स को पैसेज प्रोवाइड करता है। तो मिड ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं। अगर मिड ब्रेन डैमेज हो गया तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। अब उसके नीचे का ये हिस्सा देख रहे हैं हाइंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, वन पेयर ऑप्टिक लोब्स हैं। ऑप्टिक लोब्स आर लार्ज, ओवल एंड वैक्यूलेटेड। लार्ज है, ओवल है, वैक्यूलेटेड है, और उसके अंदर जो स्पेस है ऑप्टोसील कहते हैं। तो ये जो डायनसेफ्लॉन आप देख रहे हैं, इसके अंदर कैविटी होता है डायोसील। और याद होगा ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल विच आर प्रेजेंट इन द cerebral hemisphere open together into the third ventricle which is called diocele। और अब इसके बाद हम लोग हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन में ये सेरेबेलम है, और याद होगा सेरेबेलम ह्यूमन में बहुत डेवलप्ड होता है। हम लोगों ने कहा था कि उसमें 3 लोब होता है। आप कॉपी में भी देखिएगा जो भेजा था, या असाइनमेंट उस समय ऑनलाइन भेजा था, फिर क्लास में पढ़ाएंगे। तो सेरेबेलम में एक मिडिल पार्ट था वर्मिस, और 2 लैटरल लोब, वन मिडिल लोब दैट इज वर्मिस एंड 2 लैटरल लोब एंड 2 लैटरल फ्लोकुलाई। लेकिन फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं है। सेरेबेलम बहुत सिंपल है, कह सकते हैं सेरेबेलम इज हाईली डिजेनरेटेड इन केस ऑफ फ्रॉग। और सेरेबेलम का काम होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी हम लोग जो चलते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उन सब में समन्वय या तालमेल बनाने का काम होता है सेरेबेलम का। तो सेरेबेलम इज मोस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स। चिड़िया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए चिड़िया को देखिएगा उल्टा सीधा तिरछा जैसे भी उड़े, बैलेंस लूज नहीं करता है। उसके बाद मैम्स है, तो हम लोगों में भी सेरेबेलम डेवलप्ड है। हम जैसे आगे पीछे झुक जाए, ये हो जाए, फिर अपने बॉडी को संभाल लेंगे, सेरेबेलम उठना बैठना जो भी सब जो कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम। लेकिन फ्रॉग में सेरेबेलम इज पुअरली डेवलप्ड एंड दैट्स व्हाई फ्रॉग मूव्स ओनली इन सिंगल प्लेन। फ्रॉग एक ही प्लेन में मूव करता है। कहने का मतलब फ्रॉग को अगर उलट दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो वो सीधा नहीं हो सकता। वो बॉडी उसका ब्रॉड है, चौड़ा है शरीर फ्रॉग का, इससे मदद मिलता है उसको स्टेबिलिटी में। एक ही जगह में, एक ही प्लेन में वो जंप करता है। उसको उलट देंगे तो वो सीधा नहीं हो सकता है, बिकॉज सेरेबेलम इज पुअरली डेवलप्ड। और सेरेबेलम के बाद ये लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। यहाँ भी आप देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा, और मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर जो स्पेस होता है इसको मेटासील कहते हैं। पढ़ा भी है, फोर्थ वेंट्रिकल and third ventricle diocele and fourth ventricle metacele are connected together by ether or aqueduct of Sylvius which is present in the midbrain। इस midbrain के अंदर होता है। और मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन है। दीज आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा से लगा हुआ ये सब क्रैनियल नर्व्स है। तो दैट इज द ब्रेन। तो ब्रेन में हम लोग फिर देख रहे हैं कि 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। कि ब्रेन के चारों तरफ कुछ कवर्स होते हैं जिनका काम है प्रोटेक्शन, ब्रेन को सुरक्षा देना। इन कवर्स को मेनिंजेस कहते हैं। फ्रॉग में 2 मेनिंग्स है, सबसे बाहर डूरा मैटर जो कोलाजन फाइबर या व्हाइट फाइबर का बना है, और अंदर की ओर पैह मैटर जो थीन और वैस्कुलराइज्ड है। हम लोगों में एक और लेयर होता है एरेक्नोइड विच इज एब्सेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग के ब्रेन में भी 3 हिस्सा है, प्रोसेंसेफेलॉन फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन और रोमेंसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी 3 हिस्सा है, आगे का ऑल्फैक्टरी लोब, बीच का सेरेब्रम और पीछे का डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं,
और हाइंड ब्रेन में दो हिस्सा है, सेरेबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पे फोर ब्रेन में वन पेयर ऑल्फैक्टरी लोब्स है जो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, one pair of olfactory lobes which are fused with each other, but they may be differentiated due to the presence of this anterior fissure. Olfactory lobes receive olfactory impulses from the sense olfactoreceptor present within the nasal passages. Olfactory lobes के नीचे का हिस्सा cerebrum, which is large, about 1/3 of the total part of the brain, and the cerebrum it can be differentiated into two lateral halves which are called cerebral hemisphere by a dorsal longitudinal median fissure. This longitudinal median fissure is absent in the ventral side. Ventral side में नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये मिड ब्रेन, सेरेब्रम का काम होता है वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ वॉलंटरी फंक्शन सारा, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो इंटेलिजेंस मेमोरी है या फ्रॉग में भी हियरिंग है, विजन है, दे आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। लेकिन सेरेब्रम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है कि वो डैमेज हो जाएगा तो फ्रॉग का डेथ हो जाएगा। कुछ फंक्शंस प्रभावित होंगे बट फ्रॉग विल रिमेन अलाइव। जबकि ठीक इसका उल्टा मैमल में या हम लोग में, ह्यूमन में सेरेब्रम डैमेज हो जाता है तो इट विल कॉज डेथ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए फ्रॉग के ब्रेन को रिफ्लेक्स ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जिस हिस्से में सेंसरी इंपल्स जाता है ब्रेन के जिस हिस्से में, वहीं से मोटर इंपल्स भेज दिया जाता है। हम लोगों में कहीं भी सेंसरी इंपल्स जाए ब्रेन में, अल्टीमेटली उसको जाना ही जाना है सेरेब्रम में, यानी सेरेब्रम हर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा ब्रेन इस फ्रॉग में नहीं है। और वेंट्रल साइड में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के वेंट्रल साइड में एक एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट है, नर्व बंडल है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरा स्ट्रियाटा। बोथ द कॉर्पोरा स्ट्रियाटा आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कॉम्बिस्योर, जिसको कहा जाता है एंटीरियर कॉम्बिस्योर। अब वेंट्रल साइड में ही डायनसेफलॉन में यहाँ पे दोनों ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसको ऑप्टिक काइज़मा कहते हैं। और यहीं पे इन्फंडिबुलम है जिससे कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि डॉर्सल साइड में डायनसेफलॉन में पीनियल ग्लैंड होता है जो कनेक्टेड होता है बाय पीनियल स्टॉक। और यहाँ पे दोनों लैटरल हेमिस्फीयर यानी दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एक लैटरल वेंट्रिकल होता है जो खुलता है इनटू द डायोसील। डायोसील इज द स्पेस विद इन द डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन का काम होता है यहाँ पे फ्रॉग में जैसे थर्मो रेगुलेशन है नहीं, बिकॉज फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड। हम लोगों में थर्मो रेगुलेशन का काम होता है, फ्रॉग में नहीं है। बट इट रिलीजेस सर्टेन पेप्टाइड्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में ये मदद करता है। और साथ ही साथ इट इज द सीट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बट थर्मोरेगुलेटरी सेंटर नहीं है बिकॉज इट इज कोल्ड ब्लडेड। अब उसके बाद ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के अंदर एक स्पेस है जिसको ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। ये डायोसील को जोड़ता है मेटासील से। मिड ब्रेन में दो बड़ा बड़ा ये ऑप्टिक लोब्स दिख रहा है। वन पेयर ऑफ लार्ज ओवल एंड एक्यूलेटेड ऑप्टिक लोब्स present on the dorsolateral sides of the midbrain. Ventral side में इसलिए पूरा नहीं दिखता है, सिर्फ साइड वाला lateral हिस्सा दिखता है। और ऑप्टिक लोब्स का काम होता है विजन का, विजुअल फंक्शन। इसके बाद हाइंड ब्रेन में ये सेरेबेलम। सेरेबेलम अभी बताया था पुअरली डेवलप्ड है, काफी पुअरली डेवलप्ड है। और सेरेबेलम का डेवलप नहीं होने के कारण ही फ्रॉग ये एक ही प्लेन में मूव करता है, तो इसलिए ये काफी एनीवे। और लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा जो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दीज आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा।
मिडल ऑफ लंगाटा से ही ज्यादा क्रैनियल नर्व्स भी लगा होता है। तो ये ब्रेन का एक फंक्शन है। और जैसा याद होगा कहा था ह्यूमन में एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन द डायोसील एंड पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस प्रेजेंट इन मेटासील, वैसे ही फ्रॉग में भी है, तो उस पर बात नहीं किया ज्यादा। और इसके बाद अब कुछ है नहीं, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो मिल जाएगा। क्रैनियल, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोगों में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं। फर्स्ट 10 पेयर क्रैनियल नर्व दोनों में कॉमन है। फर्स्ट 10 पेयर्स जो क्रैनियल नर्व्स हैं, जैसे फर्स्ट पेयर क्या था, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, सेकंड पेयर ऑप्टिक नर्व्स हैं, थर्ड पेयर जो होता है वो ऑकुलोमोटर है, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर और पैथेटिक है, फिफ्थ वन इज ट्राइजर्मिनल, सिक्स्थ वन जो होता है एब्डुसेंस, सेवेंथ इज फेशियल, एट्थ है ऑडिटरी, नाइन्थ है ग्लॉसोफेरिंजियल और टेंथ है वैगस, जिसको वैगस नर्व कहते हैं। तो ये 10 पेयर तो सेम है। लास्ट 2 पेयर जो होता है स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल, दे आर एब्सेंट इन फ्रॉग। बाकी 10 पेयर वही है, काम भी वही है। और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड जैसा हम लोगों ने बताया था कि इसमें डॉर्सल साइड होता है सेंसरी और वेंट्रल साइड होता है मोटर, तो फ्रॉग में भी डॉर्सल साइड सेंसरी और वेंट्रल साइड मोटर। स्पाइनल नर्व का कहा था सेगमेंटल अरेंजमेंट, जस्ट वैसा ही फ्रॉग में भी है। फर्क इतना ही है कि ह्यूमन में 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स है ह्यूमन में, जबकि फ्रॉग में ओनली 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो उस पर भी आपके क्वेश्चन में जो मेडिकल में आएगा वो इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो लिखा भी नहीं होता। और रह गई बात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, तो जैसा ह्यूमन में कहा वैसे ही यहाँ भी है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है, 2 डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर ऑलवेज माइलिनेटेड सब में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एंड दे आर कोलिनर्जिक, यानी रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड, and the postganglionic neurons in case of sympathetic nervous system will release sympathine, which is adrenaline like substance, whereas in parasympathetic it will release acetylcholine. यानी parasympathetic nervous system में preganglionic and postganglionic neurons both are cholinergic, both release acetylcholine, और जबकि sympathetic nervous system में preganglionic motor neurons are cholinergic, postganglionic motor neurons are adrenergic, यानी they release sympathine। और यही जो प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स का जंक्शन, उसी को कहते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो इसलिए 2 तरह का गैंग्लिया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और ये भी आपको याद होगा, हमने कहा था सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर नियरर टू द स्पाइनल कॉर्ड और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आर नियरर टू द विसरल ऑर्गन। तो वो सब यहाँ भी है और दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। अगर एक फंक्शन को एक्सेलरेट करता है तो दूसरा उस फंक्शन को घटाकर नॉर्मल करता है। तो जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, दे आर ऑल एक्सेलरेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उनको नॉर्मल करता है पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन जब डायजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उल्टा है, डायजेस्टिव सिस्टम को एक्सेलरेट करता है, एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक और उसको इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक। तो यही डिस्कस करना था, ये कर लिया। एनसीईआरटी पढ़िए या नोट्स जो भेज दिया उसको पढ़ लीजिए, उसको काफी है। और अब इसके बाद फ्रॉग में जो सिस्टम बच रहा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है।